हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, गुडा पब्लिक स्कूल, गुडा गोरजी, झुंझुनू। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार डाइजेशन की क्रिया हमारी बक्कल कैविटी से प्रारंभ होती हुई स्टोमक में होती है और स्टोमक के बाद कहाँ? इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है ना? तो हम इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन था उसकी फिजियोलॉजी की कंप्लीट बात कर चुके थे। उसके बाद मैं तुम्हें बता चुका था कि डाइजेशन के लिए आवश्यक एंजाइम कहाँ से उनकी सिक्रेशन होती है, उनका फंक्शन क्या होता है और किस सबस्ट्रेट पर वो क्रिया करते हुए क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद हमने बात कर ली थी कि कौन कौन से हार्मोन्स भी डाइजेशन के अंदर हमारा क्या है? सहयोग करते हैं। ठीक है ना? इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो पचित पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है ना? तो देखो, अब हम अगली बात करेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। देखो, अवशोषण होता क्या है? नॉर्मल अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अवशोषण की डेफिनेशन क्या होती है साहब? कि पचित खाद्य पदार्थों का, ठीक है ना, पचित खाद्य पदार्थों का अवशोषण करके रुधिर या लसिका तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस होती है साहब क्या? अवशोषण। दूसरी बात हमने बात की थी कि पचित खाद्य पदार्थ। देखो, अपन ने बात क्या की थी कि हमने फूड पढ़ा था और इसके अंदर हमने बात की थी साहब मेनली जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? फैट या लिपिड होते हैं। ठीक है ना? डाइजेशन के बाद हमने देखा कि सब कार्बोहाइड्रेट है वो किस में? यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैलेक्टोज में बदल जाती है। ठीक है ना? अपन प्रोटीन की बात करें तो ये किस में? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? हम बात करते हैं सब फैट की, तो ये किस में? फैटी एसिड एंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो पदार्थ है ना, ये हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी एब्जॉर्वेबल क्या होती है साहब? स्टेज होती है, या हम कह सकते हैं अवशोषण योग्य अवस्था होती है। ठीक है? इसके साथ ही अन्य जो पदार्थ थे तो मैंने बताया था कि हमारे भोजन के एक थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है साहब? विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और जल पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गई। तो ये क्या होगा? अवशोषण योग्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो देखो, मैं जब डाइजेशन की फिजियोलॉजी बता रहा था तो डाइजेशन की फिजियोलॉजी के दौरान मैंने क्या बताया था कि साहब ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ क्या होता है साहब? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? हमने बात की थी उसकी जो ल्यूमन या अवकाशिका होती है और उसकी सबसे अंदर की लेयर। देखो, अपन बात कर लेते हैं कि जब हम इंटेस्टाइन की काटते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये रही, देखो। ठीक है ना? अच्छा, अब सुनिए, हमने पढ़ा साहब ये सीरोसा होता है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, यानी इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये कौन सी लेयर होती है? सीरोसा लेयर होती है। ये मस्कुलरिस लेयर होती है या मसल लेयर होती है। ठीक है? इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये सब म्यूकोसा, और ये है साहब क्या? म्यूकोसा। अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कुछ विशेष प्रकार के उंगली नुमा प्रवर्ध ये दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है? फिंगर लाइक प्रोसेस
होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, जिनको हम विलाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं सब, याद रखना, क्या इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, या हम कह सकते हैं हमारी गट आहार नाल होती है, आहार नाल की म्यूकोसा, और म्यूकोसा जगह जगह से फोल्ड हो जाती है, वलन बनाती है, और उन वलन को हमने क्या नाम दिया, विलाई नाम दिया। या इनको हम क्या बोल देते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर। ठीक है, दूसरी बात, रसांकुर की जो सेल्स होती है, देखो ये कैसी हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। दूसरी चीज, क्या ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध है, इनको तो हमने क्या नाम दे दिया, विलाई, और इन विलाई पर देखो छोटे छोटे दंतनुमा या संरचना होती है, और इनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोविलाई, या इनको हम क्या बोल देते हैं, सूक्ष्मांकुर। देखो पूरे पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या विलाई एंड माइक्रोविलाई ये मिलकर क्या होता है, तुमने देखा है ब्रुश देखी होगी, और ब्रुश पर क्या होता है, ब्रशर्स होते हैं, सेम वही संरचना, यानी क्या बना लेते हैं, ये एक तरह से अपन ये मान लेते हैं ये ब्रुश है, और इस पर ये ब्रुश बॉर्डर बना लेते हैं। ठीक, ब्रुश बॉर्डर बन गया। अब सुनिए, मैंने बताया था इन फोल्ड के बीच बीच में इस तरह की दरारनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन कह रहे थे, और इसके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका थी। ठीक है ना। अब देखिए हम बात कर लेते हैं क्या, डाइजेशन। हम बात कर रहे थे साहब किसकी, सूक्ष्मांकुर या रसांकुर की, इसकी हमने काट काट के देख ली। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें अनेक ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स फैली हुई रहती हैं। देखो ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं सब, आर्टरी होती हैं। ठीक है ना। अपन बात कर रहे हैं, देखो ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वीन्स बोल देते हैं। ये ध्यान रखना, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, या लसिका वाहिनी होती है। ये दिखाई दे रही है तुम्हें, और ये लसिका वाहिनी साइज में बड़ी होती है, सेंट्रल, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल लैक्टियल कहते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल लैक्टियल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि जो ये जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, ये कहाँ होता है साहब, यहाँ पर। एक चीज़ और याद रखना कि इन जो विलाई पर ये जो माइक्रोविलाई पाई जाती है ना, या हम कह सकते हैं कि म्यूकोसा एपिथेलियम होता है, उस म्यूकोसा एपिथेलियम पर माइक्रोविलाई एंड विलाई के पाए जाने की वजह से इनकी जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होती है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है ना। यानी इस स्ट्रक्चर की वजह से इनकी क्या होगी साहब, एब्जॉर्प्शन सरफेस कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। अब देखो हम आगे बात करते हैं साहब क्या होता है। क्या अवशोषण की बात करें तो अवशोषण किन का होगा, देखो बिल्कुल सामान्य पदार्थ, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। अपन बात करें साहब विटामिन्स हैं, अपन बात करें वाटर है, साल्ट्स हैं या मिनरल्स, साल्ट या मिनरल, ये पदार्थ होते हैं जिनका क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और याद रखना, एब्जॉर्प्शन मेनली क्या होता है, कुछ विशेष प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिनमें जैसे हम बात करें साहब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषण हो सकता है, या हम बात करें सिर्फ डिफ्यूजन विसरण विधि है, या अपन बात करें क्या फैसिलिटेट डिफ्यूजन कह सकते हो, या फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो, जिसको सुसाध्य परिवहन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात करें कि इन सारे पदार्थों का जो अवशोषण होगा वो या तो सक्रिय परिवहन द्वारा होगा, विसरण विधि द्वारा हो सकता है, या अपन कह सकते हैं साहब क्या, सुसाध्य परिवहन द्वारा हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस पार्ट का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी हम ये भी बात करेंगे कि साहब कौन से पार्ट का अवशोषण कहाँ होता है। ठीक है, चलो, लेकिन उससे पहले हम बात करें कौन सी विधि द्वारा कौन सा पोषक तत्व एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, चलो इसी में हम बात करेंगे डायग्राम के अंदर। तो
अब हम बात करेंगे क्या कि डिफरेंट पोषक तत्व जो पचित हो गए थे उनका एब्जॉर्प्शन किस विधि द्वारा किया जाएगा। मैंने बताया था सब कि या तो क्या होती है, डिफ्यूजन विधि होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब सुनिए, हम बात करें पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, हम बात करें डाइसैकेराइड, ये लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज के रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट अंतिम बिल्कुल सिंपल पदार्थ क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। या हम बात करें लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इसको इंटेस्टाइनल जो एंजाइम थे जैसे लैक्टेज था, सुक्रेज था, माल्टेज था, उनके थ्रू इनको क्या है, किसमें, जैसे मैंने बताया था अब लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है, और माल्टोज किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज के डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्वेबल पदार्थ बनते हैं वो है ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। तो इसका मतलब हम पहली बात कर सकते हैं कि साहब हमारे पास जो सैकेराइड्स होते हैं ना, इनको हम, अब सैकेराइड्स हमारे अवशोषित योग्य 3 फॉर्म होती है, या तो ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। सुनो यहाँ पर ध्यानपूर्वक, क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को सक्रिय परिवहन के द्वारा क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। इधर आ जाओ, फ्रक्टोज को क्या है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, या इसको हम बोलते हैं सुसाध्य विसरण, या इसको अपन क्या भी कह सकते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। सुसाध्य, देखो सुसाध्य डिफ्यूजन या सुसाध्य परिवहन क्या होता है मैं बता देता हूं कि क्या होता है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये डायरेक्ट क्या होता है सब, कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा के माध्यम से यानी एनर्जी, एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करते हुए इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अपन बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, इसको विशेष प्रकार के किसी कैरियर या वाहक की जरूरत होती है और किसी माध्यम या वाहक के थ्रू इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, सुसाध्य विसरण कह देते हैं, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, अब अपना पास क्या हो गया, सब कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, यानी ये सारे क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे इनका। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन या तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन द्वारा और या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा। इधर आओ, फैट है, पाचन के बाद इसकी 2 फॉर्म प्राप्त होती है, सिंपल फॉर्म, या तो फैटी एसिड और या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है ना। आइए इधर, अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनका एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना। रीजन क्या होता है, क्योंकि साहब यहाँ मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन का तुम्हें पता ही है क्या होता है साहब, अधिकांश भाग लिपिड द्वारा निर्मित होता है और प्रोटीन, तो ये लिपिड में आसानी से सॉल्युबल होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। हालांकि वसा का अवशोषण अपन डायग्राम द्वारा आगे बाद में और इसका विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना, कि किस प्रकार जो लिपिड्स होते हैं मिसेली बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन बनाते हैं, तब जाके वो लिम्फेटिक वेसल्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। केवल ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको सिंपल, कोलेस्ट्रॉल है, इसको भी क्या है, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इधर आ जाइए, वाटर यानी जल है, जल को हम परासरण के माध्यम से क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। परासरण तुम्हें पता ही होगा साहब कि जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हुए क्या करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। अधिकांशतः वाटर सोल्यूबल विटामिन, देखो एक चीज़ याद रखना, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या कर जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं, और जो मोस्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं इनको किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन यानी सामान्य विसरण द्वारा, इनको भी क्या है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ही क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, प्रोटीन है, इधर देखो प्रोटीन, और प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म होती है वो क्या है, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम के माध्यम से
किन पदार्थों को कौन सी विधि द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है बता दिया है। इसको चाहो तो आप क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से अच्छी तरह से, जैसे ये तुम्हें अच्छी तरह क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। अब सुनिए साहब, आगे हम बात करते हैं किसकी, कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, गट होती है, अपनी वक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और वक्कल कैविटी से स्टार्ट होती हुई कहाँ तक, एनस तक जाती है, ठीक है। कौन से पदार्थ होते हैं, कौन सी विधि द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि साहब कौन सा पदार्थ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, हमारे मुख में क्या एब्जॉर्ब होता है, हमारे आमाशय में किसका अवशोषण किया जाता है, हमारी आंत्र में किसका अवशोषण किया जाता है, इसके बारे में अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आइए अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहां तुम्हें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, प्रॉपरली इस पर फोकस करोगे, ठीक। अब सुनिए, मैंने डायग्राम बनाया, हालांकि इसमें अपन ने वक्कल कैविटी को शो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि वक्कल कैविटी के अंदर एब्जॉर्प्शन का बहुत ही नगण्य सूक्ष्म पार्ट होता है, और वो भी अपन कह सकते हैं कुछ दवाइयां हो सकती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, कुछ मात्रा में एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन किस में कर लिया जाता है, वक्कल कैविटी में, ठीक है। आगे आइए साहब, अब हम बात करते हैं, देखो कि वक्कल कैविटी आगे कहाँ पहुँचती है, स्टोमक, ये रहा हमारा स्टोमक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वही सिचुएशन है स्टोमक में। स्टोमक के द्वारा किन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन कुछ मात्रा में, ठीक है ना। एल्कोहल अधिकांशतः, मेनली जो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, स्टोमक में होता है, ठीक है ना। कुछ दवाइयां जैसे एस्प्रिन, सम ड्रग्स जैसे एस्प्रिन आदि का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं बहुत कम मात्रा में, उनका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टोमक में। तो देखो स्टोमक में मेनली तो अधिकांशतः एल्कोहल और कुछ दवाइयों का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जल का भी अवशोषण होगा और मोनोसैकेराइड्स का भी अवशोषण होगा, ठीक है। आगे आते हैं, स्टोमक के बाद हम पहुँचते हैं साहब कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में पहुंचते हैं। देखो ध्यान रखना, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में आयरन, कैल्शियम एंड कुछ एमिनो एसिड्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना ये सिचुएशन होती है, यहाँ पे भी आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ, ड्यूडेनम में। अब आते हैं जेजुनम। देखो ध्यान रखना कि अवशोषण की अधिकांशतः जो इंटेस्टाइन में प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, जेजुनम में होती है, ठीक है ना। अब देखो जेजुनम में क्या होता है कि अधिकांशतः मोस्टली मोनोसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ, छोटी आंत के जेजुनम, या इसको मध्यांत्र बोलते हैं हिंदी में, मध्यांत्र में, ठीक है। एमिनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, इसमें फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ये तुम्हें पता ही है। मोनोसैकेराइड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन द्वारा अवशोषण होगा, फैटी एसिड का सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होगा, ग्लिसरॉल का सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होगा, विटामिन एंड वाटर है, इसका तुम्हें पता है वाटर का ऑस्मोसिस द्वारा, और विटामिन हैं उनका चाहे वो फैट सोल्यूबल है और चाहे वाटर सोल्यूबल है, उनका सिंपल डिफ्यूजन द्वारा क्या हो जाएगा, अवशोषण कहाँ होगा, जेजुनम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जेजुनम से आगे पहुंचते हैं साहब इलियम भाग में, ये भी छोटी आंत का भाग है। इलियम भाग में मोस्टली विटामिन B12, जल और वाइल साल्ट यानी पित्त लवण होते हैं, उनका अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के अंदर होता है, ठीक है ना। विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के अंदर, और वाटर का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के कुछ मात्रा में। बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि आवश्यक जितने पदार्थ थे, जैसे हमने बात की थी एमिनो एसिड्स थे, जैसे ग्लिसरॉल थे, फैटी एसिड थे, विटामिन्स थी मोस्टली, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। तो सब लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषण की बहुत कम मात्रा। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो देखो अधिकांशतः जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ मिनरल्स, जो नहीं मिनरल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा,
लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ विटामिन्स होती हैं जो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं साहब, उनका भी क्या होगा, यानी जिनका संश्लेषण क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो उनको भी लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है। और बहुत ही कम मात्रा में कुछ ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी किसके द्वारा किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, देखो एक चीज याद रखना कि इलियम यानी छोटी आंत तक बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता, और यही कारण होता है कि छोटी आंत में पाचन के बाद जो भोजन होता है ना, वो बिल्कुल तरल अवस्था बनाता है, जिसको काइल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जल की कुछ मात्रा यहाँ एब्जॉर्ब की गई, जल की कुछ मात्रा यहाँ, और अधिकांशतः जल की मात्रा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में अधिकांशतः, और यही कारण होता है कि हमारा जो मल होता है वो वापस अर्ध ठोस अवस्था में आते हुए कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम। ठीक है ना, यानी अब जो अपचित भोजन है जिनका अवशोषण नहीं किया जा सकता, वो किसके, फीकस के रूप में या मल के रूप में कहाँ इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका जो पीला रंग है वो हमने बताया था सब, आरबीसी का जब विघटन होता है तो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनते हैं, जिनमें बिलिरुबिन होता है उसका अपघटन होता है, और उसके अपघटन के द्वारा तुम्हें पता है स्टरकोविलिनोजन बनता है, जिसमें स्टरकोविलिन, और उस स्टरकोविलिन द्वारा हमारी जो मल होता है, फीकस होता है, उसका रंग पीला होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान। और एक बनता है यूरोक्रोम, जिसको किडनी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और हमारे जो पेशाब का रंग होता है हल्का पीला माउंटेन ड्यू जैसा, वो किसकी वजह से होता है, तुम्हें पता है किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम। उसका निर्माण भी किससे होता है साहब, आरबीसी के विघटन के दौरान जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन होते हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है ना, तो अब हम ये बात कर चुके अवशोषण कैसे हुआ, अवशोषण किस रूप में या किस फॉर्म में हुआ, अवशोषण का किस विधि हमारे विभिन्न पार्टों में अवशोषण किस विधि द्वारा हुआ, और किस पार्ट में कौन सा पदार्थ एब्जॉर्ब किया गया, इनके बारे में हमने क्या है पूरी बात कर ली। ठीक है, इसका भी तुम क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उससे आराम से अपन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कौन से पदार्थ का एब्जॉर्प्शन हमारी गट या एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में किया गया। ठीक है ना, उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी दो प्रोसेस जो अलग से ही है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक आता है सोडियम सह अभिगमन विधि, और एक आता है वसा का अवशोषण, जो कि अपन आगे अगले क्या वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, धन्यवाद।